दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अजित पवार का साथ मिलने से बीजेपी को फायदा या नुकसान, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने अपने सहयोगी बढ़ाए हैं। पहले एकनाथ शिंदे जी को यानी शिवसेना को अपने साथ अपने पाले में लिया। उसके बाद एनसीपी का एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है। लेकिन क्या अजित पवार बीजेपी के साथ आने से बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ेगी? आने वाले चुनावों में अजित पवार का साथ मिलने से बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति और एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में इंडिया के गठबंधन यानी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कड़ी चुनौती दे पाएगा? ऐसे कई सवाल राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जानकार खड़े कर रहे हैं या इन सवालों के ऊपर महाराष्ट्र में चर्चाएं हो रही है। इन सवालों का जवाब देने का प्रयास हम आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन क्या अजित पवार बीजेपी के साथ आने से बीजेपी को सचमुच आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यानी महाराष्ट्र की महायुति की गठबंधन मजबूत हो, एक गठबंधन शक्तिशाली हो, इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अजित पवार को अपने पाले में लाने के लिए हामी जरूर भरी है। लेकिन क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ये दाव, बीजेपी के आला कमान का ये राजनीतिक दाव बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है? ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अजित पवार बीजेपी के साथ आने से महाराष्ट्र के बीजेपी के लॉयल यानी निष्ठावान कार्यकर्ता, निष्ठावान नेता और बीजेपी के मतदाता खुश नहीं दिख रहे हैं। ज्यादातर बीजेपी समर्थक इससे नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार को यानी एनसीपी का एक गुट जो अजित पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आया है, ये गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने से इस गुट की यानी अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी की ताकत और भी बढ़ेगी, और एनसीपी की ताकत बढ़ेगी तो एनसीपी का संगठन मजबूत हो सकता है और इसका परिणाम बीजेपी के मनोबल पर यानी बीजेपी की रणनीति पर और संगठन पर हो सकता है। 2014 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में जो भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुए उनमें बीजेपी वर्सेस एनसीपी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला। 2014 का विधानसभा, लोकसभा और
2019 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव, इनमें बीजेपी ने ज्यादातर कांग्रेस पर अटैक करने के बजाय एनसीपी और शरद पवार, अजित पवार पर ही अटैक किया और एनसीपी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। लेकिन उसी एनसीपी को और उस जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए, उन्हीं नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को, यानी उसमें अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो या धनंजय मुंडे हो, उनको ही बीजेपी ने अपने साथ लिया है। बीजेपी करप्शन के मामले में कोई समझौता नहीं करती, ऐसा बीजेपी के आलाकमान या वरिष्ठ नेताओं का कहना है। लेकिन अजित पवार के मामले में या एनसीपी के मामले में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक या चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। इस निर्णय से, यानी अजित पवार को साथ लेने के निर्णय से, बीजेपी का चुनावी परसेप्शन और करप्शन के खिलाफ लड़ने का जो विचार था या एक राजनीतिक दाव था, वो अभी फेल हो चुका है, यानी कमजोर पड़ रहा, क्योंकि सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ऐसा एक मैसेज जनता के बीच गया है। क्योंकि पहले बीजेपी ने शिवसेना में फूट डालने का प्रयास किया और उसमें बीजेपी को सफलता मिली। एकनाथ शिंदे शिवसेना के लगभग 40 एमएलए को, यानी विधायकों को अपने साथ लेकर शिवसेना से बाहर पड़े, यानी शिवसेना में उन्होंने बगावत की। कुछ इसी तरह के हालात अभी एनसीपी में दिख रहे हैं। अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का सरकार 5 साल तक महाराष्ट्र में चला रहता तो आघाड़ी सरकार के खिलाफ जनता में रोष बढ़ जाता और इन तीनों पार्टियों के, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों के आपसी मनमुटाव और आपसी विरोध के कारण ही, यानी आपसी संघर्ष के कारण ही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाती। लेकिन ये सरकार गिरने से पहले ही बीजेपी ने गिराई और उसकी सहानुभूति उद्धव ठाकरे जी के साथ है और उसकी सहानुभूति कांग्रेस और एनसीपी के साथ भी है। क्योंकि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे जी ने अच्छी तरह से काम किया था, उसका एक अच्छा मैसेज जनता के बीच गया था। इसके कारण महाविकास आघाड़ी सरकार लोकप्रिय हुई। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए जो गड़बड़ की या तेजी दिखाई और फिर से अजित पवार को अपने पाले में लाकर एनसीपी को तोड़ा या एनसीपी में विभाजन किया, इसके कारण बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा मैसेज जनता के बीच गया है और उसका उल्टा परिणाम बीजेपी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अजित पवार सत्ता में है, एनसीपी पार्टी के बारे में और अजित पवार जी के बारे में एक बात जरूर कही जाती है और राजनीतिक विश्लेषक वो बात बार बार दोहराते हैं। वो बात है कि अजित पवार सत्ता का इस्तेमाल या सत्ता का फायदा अपने पार्टी को और अपने पार्टी के विधायकों को मजबूत करने के लिए और उन्हें जिताने के लिए अच्छी तरह से करते हैं,
यानी एनसीपी पार्टी सत्ता में रहने से उसका संगठन और विस्तार बड़ी तेजी से होता है, ऐसा एनसीपी के बारे में कहा जाता है। और इस वक्त अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी सत्ता में है। एनसीपी को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसका संगठन मजबूत करने के लिए अजित पवार हर संभव कोशिश करेंगे। विधायकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत देंगे। एनसीपी की मजबूती बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में परेशानियां खड़ी कर सकती है। अगर एनसीपी मजबूत होती है तो आने वाले चुनाव में, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, जब सीट शेयरिंग बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी में होगी, तब अजित पवार एकनाथ शिंदे जी से ज्यादा हार्ड बार्गेनर रहेंगे, क्योंकि राजनीति का लगभग 30-35 साल का अजित पवार जी को अनुभव है और उन 30-35 सालों में लगभग 20-22 साल अजित पवार मंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन का उनको बड़ा अनुभव है, बड़ा लंबा अनुभव है। और महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर अजित पवार की जबरदस्त पकड़ है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इंपैक्ट है, यानी अजित पवार का प्रभाव महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमेशा रहा है। सरकार कौन सी भी हो, या कांग्रेस एनसीपी की सरकार हो, या महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, या अभी की एकनाथ शिंदे की सरकार हो, इन सरकारों में अजित पवार का एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रहा है। और कुछ यानी एक महीने में ये दिखा भी है। अजित पवार अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए सत्ता का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इससे बीजेपी की ही परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और अजित पवार की बढ़ती हुई ताकत के कारण आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में जब सीट शेयरिंग बीजेपी की तरफ से की जाएगी, या सीट शेयरिंग की बातचीत जब बीजेपी की तरफ से होगी, तो अजित पवार सीट शेयरिंग में, या विधानसभा हो या लोकसभा, उस पर ज्यादा से ज्यादा सीट मांग सकते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी में फूट पड़ने से एक गुट अजित पवार के साथ जरूर आया है। एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजित पवार के साथ जरूर है, लेकिन कि जो ताकत होगी, यानी अजित पवार आने से एनसीपी का ज्यादातर वोटर, मतदाता या उनका सपोर्टर अजित पवार के साथ चला आएगा, ऐसा जो अनुमान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाया था, वो अनुमान गलत साबित होता दिख रहा है। एनसीपी में फूट पड़ने से के बाद अलग अलग तरह के सर्वे सामने आए और उन सर्वे में एनसीपी का ज्यादातर वोटर, समर्थक, मतदाता अभी भी शरद पवार के साथ ही खड़ा होता नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही माहौल आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक रहा, तो अजित पवार को साथ लेकर बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फायदा मिलता नजर नहीं आता या नहीं दिखता। यानी एकनाथ शिंदे जी अजित बीजेपी के साथ आए और शिवसेना का मतदाता और सामान्य शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ है। वैसी ही सिचुएशन, कुछ हद तक वैसी ही परिस्थितियां
एनसीपी में दिख रही है। यानी बीजेपी को महाराष्ट्र में खुद के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी खुद अपने पार्टी की ताकत बढ़ाने का प्रयास करती तो बीजेपी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफलता ज्यादा मिलने की संभावना थी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक जो जिन्होंने सर्वे किया है जिन्होंने सर्वे किया वो राजनीतिक जानकार भी और विश्लेषक भी ऐसी बात बता रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे जी को हो या अजित पवार हो, बीजेपी को महाराष्ट्र में सफलता अपने बलबूते ही मिल सकती है, ऐसा सर्वे में सामने आ रहा है। यानी बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48 सीट्स है, उनमें से 40 से ज्यादा सीट जीतने का एक टारगेट या मिशन बीजेपी ने रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीट्स लोकसभा की महाराष्ट्र की जीत ली थी, लेकिन आने वाले चुनाव में ये सीटें भी बीजेपी जीत ली थी तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होती, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक कदम या राजनीतिक चाल या राजनीतिक दाव चले हैं वो बीजेपी को आने वाले दिनों में भारी पड़ सकते हैं। यानी कि अजित पवार का और एकनाथ शिंदे जी का बीजेपी के साथ आना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता अभी तो नहीं दिख रहा। यानी अजित पवार सत्ता में आने से अजित पवार को यानी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को फायदा दिख रहा है, लेकिन वो फायदा बीजेपी को होता नहीं दिख रहा। जमीनी स्तर पर ऐसी ही परिस्थितियां हैं। अगर आने वाले चुनाव में ऐसी ही परिस्थितियां रही तो महाविकास आघाड़ी यानी बीजेपी की जो अपोजिट अलायंस है या अपोजिट पार्टी है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। यानी कांग्रेस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों का जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है जो इंडिया का भी हिस्सा है, उसकी ताकत आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। इसलिए अजित पवार का साथ मिलने से बीजेपी को फायदा होने से ज्यादा आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव को अभी भी 7-8 महीनों का वक्त है और महाराष्ट्र के जो असेंबली चुनाव है वो एक साल से ज्यादा का वक्त है। इन 7-8 महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति का परसेप्शन अपने पाले में लाने के लिए या चुनावी माहौल को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी और वो हर चाल चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी बीजेपी के खिलाफ आने वाले दिनों में आक्रामक रूप अपनाता हुआ दिख रहा है और महाविकास आघाड़ी में यानी कांग्रेस एनसीपी यानी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन तीनों पार्टियों में समन्वय और यानी कोऑर्डिनेशन और एकजुट आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। इसलिए अजित पवार का हो या
एकनाथ शिंदे जी का साथ हो, बीजेपी के लिए इस वक्त फायदे से ज्यादा परेशानियां खड़ा करता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।